हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चरण आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम क्योंकि करने वाले हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में, इसके बारे में पूरा डिटेल से करेंगे। ठीक है, एंड प्लीज़ वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि अगर स्किप करके आप इसको देखोगे या समझोगे या नोट्स बनाने की कोशिश करो तो अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डे टू डे मेरी हर एक वीडियो की अपडेट ईजिली मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में हम आज सारा डिटेल में करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा आपको ऋग्वेद के बारे में बताया था। पूर्व वैदिक काल के टाइम में ऋग्वेद बना था, तो उसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था। चारों वेदों के बारे में पढ़ा था। वेदों के आगे जो उपवेद थे उनके बारे में मैंने डिटेल से आपको करवाया था। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो में क्या रहेगा कि हम इसके पूर्व वैदिक काल के सारा जो उनका वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन था, धार्मिक जीवन कैसा था, वो क्या क्या करते थे, पूरी सोसाइटी का सिस्टम कैसा था, वो सारा इसमें अब करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट है हमारा राजनीतिक जीवन। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में क्या था, राजनीतिक जीवन कैसा था कि लोग जो थे क्या था, कबीलाई जीवन था। यानी कि उस टाइम सोसाइटी में क्या था, कबीलों में लोग रहते थे और उनको क्या बोला जाता था, जन। ठीक है, समाज राजतंत्र था या राजा राज करता था, उसका चुनाव किया जाता था और राजा के अधिकार सीमित होते थे। यदि वह अच्छी तरह से अपना राज्य नहीं चला पाता तो उसे पद से हटा दिया जाता था। यानी कि स्टूडेंट्स की उस टाइम का जो समाज था वो राजतंत्र था। यानी कि समाज का जो जन का मेन हेड कौन होता था, राजा। ठीक है, उसको चुनाव यानी कि वोटिंग सिस्टम पे ही उसको चुना जाता था और राजा के जो अधिकार थे वो सीमित होते थे। कह लो कि जैसे इस टाइम हमारे इंडिया में भी है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो नाम मात्र के मुखिया होते हैं, उसी टाइम पे ये जो राजा भी था वो भी नाम मात्र का एक तरह का मुखिया होता था। ठीक है, इसके आगे जो मंत्री होते थे वो सारा वर्क करते थे। अगर एक और चीज़ थी कि अगर प्रजा को ये लगता था कि राजा जो है राज्य चलाने में अच्छे से काबिल नहीं है, तो क्या किया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है राजा की सहायता के लिए। अब देखो राजा तो था, अब राजा की सहायता के लिए कौन कौन लोग थे। राजा की सहायता के लिए कौन कौन होता था, एक होती थी समिति, सभा, विदत और गण। ठीक है, समिति में क्या थी, आम सभा थी, जो उसकी कह लो कि आप आम जो प्रजा थी। सभा में क्या थी, कुलीनों की संख्या थी। विदत में क्या थी, यानी कि जो लोग उपज लूट या बंटवारा, यानी कि जो किसान जो वर्कर्स होते थे सारे, विदत में वो सारे लोग थे। और गण में क्या थी, कुलीनों की सभा थी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सभा। सभा क्या थी, सभा ऊपरी सदन को बोला जाता है। इसमें विशेष वर्ग भाग लेते थे, मंत्रीगण और स्त्रियां भाग लेती थी। अब ऊपरी सदन में क्या था कि इसमें विशेष वर्ग यानी कि जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे सिर्फ वही भाग लेते थे, या मंत्रीगण या फिर स्त्रियां यानी कि लेडीज। नेक्स्ट है समिति। जो निचला सदन था वो क्या था, समिति। यह आम लोगों के लिए एक आम सभा थी। ठीक है, यानी कि दो सदन थे उस टाइम पे, एक ऊपरी सदन और निचला सदन। ऊपरी सदन को बोला जाता था सभा, जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ग यानी कि इंपॉर्टेंट लोग भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। और निचले सदन में क्या था, समिति, इसमें ये आम लोगों के लिए एक आम सभा थी। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकारी। अधिकारी क्या क्यों, जो इसके राजा के आगे अधिकारी होते थे उनको क्या कहते थे, रत्निन। क्या बोलते थे उनको, रत्निन। अब अधिकारियों में क्या क्या, जैसे राजपुरोहित आगे, सेनानी आगे, पुरप आगे और सपश आगे, ये 4 टाइप्स के थे अधिकारियों के। ठीक है, अब जो सेना थी वो नियमित नहीं थी। ठीक है, सेना यानी कि एक ये नहीं था कि इतनी एक राजा है वो सिर्फ इतनी ही सेना रख सकता है, ऐसा नहीं था। फ्लेक्सिबिलिटी थी, सेना नियमित नहीं थी। अब बलि क्या चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इसके बारे में पूछा ही गया है। बलि क्या चीज़ है, ये क्या है, स्वेच्छा से दिया कर। अगर राजा की जो प्रजा थी अपनी इच्छा से राजा को कर देती थी तो वो टैक्स क्या कहलाता था, बलि।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है इसका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में क्या क्या था कि जो समाज था वो समतावादी था, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो इस टाइम पे वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई थी, 4 वर्णों में डिवाइडेड था पूरी सोसाइटी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये चारों के चारों वर्ण अपने अपने कामों के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड थे। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। ठीक है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सारे वर्णों का वर्णन किसमें है, सारा 10वें मंडल में। दास प्रथा का प्रचलन था इस टाइम पे, दास प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी। परिवार या कुल सबसे छोटी इकाइयाँ थी, और समाज की सबसे जो छोटी इकाई थी वो क्या थी, परिवार या फिर कुल। लोग यहाँ के क्या थे, लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। और मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, मनोरंजन के लिए ये लोग संगीत सुनना, नाच गाना देखना या नाच करना, शिकार करना, घुड़सवारी, ये सब क्या थे इनके एंटरटेन होने के लिए ये सब करते थे। ठीक है, जैसे इस टाइम पे, आज के टाइम में हम लोग फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ भी सिनेमा चले जाते हैं, उस टाइम पे उनके ये सारे काम थे एंटरटेनमेंट के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है इसमें, इस टाइम पे विवाह की किस्में, कुछ इस टाइप की मैरिजेज होती थी, सबका अलग अलग नेम दिया गया था। पहला क्या था, ब्रह्म विवाह, जो अरेंज मैरिज होती थी, यानी कि माता पिता की स्वीकृति से किया गया, उनकी परमिशन से की गई जो शादी होती थी उसको कहा जाता था ब्रह्म विवाह। अगला आ जाता है देव विवाह। देव विवाह क्या था कि यज्ञ करवाने वाले के साथ अगर कन्या का विवाह कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कोई राजा है वो यज्ञ करवाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, बड़े बड़े यज्ञ करवाता है, अगर उसके साथ किसी कन्या का विवाह हो जाता था उस विवाह को बोला जाता था देव विवाह। नेक्स्ट आ जाता है आर्ष विवाह। ये क्या था, कन्या के पिता द्वारा गाय और बैल की जोड़ी का विवाह, यानी कि कन्या का पिता अगर कन्या के विवाह से पहले गाय और बैल की जोड़ी का अगर कुछ विवाह करवाता था तो वो क्या कहता था, आर्ष विवाह। नेक्स्ट है प्रजापत विवाह। प्रजापत विवाह में क्या था कि बिना दहेज के किया गया, जिसमें किसी तरह का कोई दहेज नहीं दिया जाता या ना ही लिया जाता था। अरस विवाह क्या था, अरस विवाह होता है कि वर से कन्या के पिता द्वारा धन लेकर, ठीक है, अगर जो दूल्हा होता था, जो वर था, अगर वो कन्या के पिता से पैसे लेकर विवाह करता था तो वो क्या था, अरस विवाह। नेक्स्ट आ जाता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या था, लव मैरिज, यानी कि माता पिता की मर्जी के बिना की गई शादी, वो क्या थी, गंधर्व विवाह। नेक्स्ट आ जाता है राक्षस विवाह। किसको बोला गया, अगर किसी का अपहरण करके फिर शादी की गई हो तो वो क्या था, राक्षस विवाह। लास्ट आ जाता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या था कि अगर रेप करके विवाह किया गया हो। ठीक है, ये क्या थे, कुछ विवाह की किस्में थी, कुछ की टाइप्स थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक जीवन उस टाइम पे कैसा था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन, यानी कि लोग पैसे मेन किस चीज़ से कमाते थे, पशुपालन करके। ठीक है, अब घोड़े का प्रयोग रथ के लिए किया जाता था। घोड़े का प्रयोग ज़्यादातर रथों के आगे उसको रथ चलाने के लिए ही किया जाता था। उद्योग क्या थे, उद्योग कौन कौन से थे इस टाइम पे, एक तो बढ़ईगिरी का और रथकार का, और केवल आंतरिक व्यापार था, यानी कि ये अपने अपने एरियाज में ही व्यापार करते थे, अपने एरिया से, अपने या क्षेत्र से बाहर वाले किसी दूसरे क्षेत्र के साथ व्यापार इनका नहीं होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मुद्रा, यानी कि करेंसी के लिए ये लेन देन तो करते थे बट उसके बदले में क्या देते थे। पहला आ जाता है निशक और शतमान गाय को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। उस टाइम पे ये जो कॉइन्स है, नोट है, मनी है, पैसे है, ये चीज़ें कुछ भी नहीं थी। क्या करते थे, किसका यूज़ करते थे मुद्रा के रूप में, निशक और शतमान गाय का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से कुछ ले लिया तो उसके बदले में उसको वो गाय दे देते थे। ठीक है, सारा का सारा व्यापार ऐसे ही होता था। सोने का काम करने वाले लोग थे, चमड़े का काम करने वाले लोग थे, जुलाहे और मिस्त्री। ये इसके अलावा पशुपालन के अलावा लोग ये भी थोड़ा सा वर्क, कुछ लोग ऐसे वर्क करते थे।
ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या है कि यह लोग प्रकृति अर्थात कुदरत की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। खास करके ये लोग उसी चीज़ की पूजा करते थे जो इनको सामने दिखती थी, ठीक है। जो चीज़ विजिबल नहीं थी, जो चीज़ दिखती नहीं थी, उस चीज़ को ये भगवान नहीं मानते थे। अब क्या है, देवताओं की तीन श्रेणियाँ थी। इस टाइम पे देवताओं को 3 भागों में डिवाइडेड थे। पहले अंतरिक्ष के देवता अलग थे, पृथ्वी के अलग थे, आकाश के अलग थे। अंतरिक्ष में क्या चीज़ थी, इंद्र आगे, मारुत आगे, रुद्र आगे और वायु। पृथ्वी के लिए अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। आकाश के लिए क्या था कि सूर्य, वरुण, उषा और विष्णु, ठीक है। ये कुछ इन्होंने डिवाइड की हुई थी कैटेगरीज किनकी, देवताओं की। नेक्स्ट है इंद्र। अब इनमें इंद्र क्या थे, इंद्रदेव इनमें सबसे प्रमुख देवता थे और ऋग्वेद में इसका 250 टाइम यानी कि 250 के आसपास, 250 के आसपास इसका वर्णन किया गया, किसमें, ऋग्वेद में। अब अग्नि क्या थे, अग्निदेव जो थे वो मध्यस्थ देवता थे। इनकी जो व्याख्या मिलती है ऋग्वेद में, ये नियर अबाउट 200 के आसपास है, ठीक है। 200 बार इनका ऋग्वेद में वर्णन किया गया। वरुण देव ये जल के देवता थे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सविता। क्या सविता जो थे, सविता चमकता सूर्य, मित्र उगता सूर्य, यानी कि चमकता सूर्य। जब सूर्य देव के बारे में बात करेगी, जब वो चमक रहा होता था, यानी कि उदय, चमकता सूरज को क्या बोला जाता था, सविता। उगते सूर्य को बोला जाता था मित्र। और चिकित्सक के देवता कौन थे, अश्विन। पशुओं और औषधि के देवता पूषण। वनस्पति के देवता कौन थे, सोम। सृष्टि को चलाने वाले कौन थे, उनका मानना था कि विष्णु। और जीवन देने वाले कौन थे, सूर्य, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देवताओं के कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने कैटेगरीज डिवाइड की हुई थी, इसी चीज़ को वो ज़्यादातर लोग मानते थे। अब इसी टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स हैं जो हम 1 बाय 1 डिफाइन करते जाएंगे। और ये स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं करवाने जा रही हूँ, ये ऑलमोस्ट किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखिए, अगर मैं आने वाले टाइम में आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्व करवाऊंगी प्रैक्टिस के लिए। तो आप ये चीज़ देखोगे उनमें कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ ना कुछ लिटिल बिट तो हर एक पार्ट में आया ही आया, ठीक है। तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विदत। विदत क्या था, आर्य ही सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था, ठीक है। सपश किसको बोला जाता था, गुप्तचरों को। पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। अब गंगा नदी का ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार उल्लेख हुआ, एक ही बार इसकी व्याख्या की गई है, और यमुना नदी की 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक बार। अब सबसे ज्यादा बार किस नदी की बात की गई है, वो है सिंधु नदी की, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पुराण। पुराण क्या चीज़ है, पुराण हमारे टोटल जो वेदों में कितने पुराण हुए, 18 पुराण हुए। इनमें जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। और इस पुराण में, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार बताए गए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ये। ब्राह्मण क्या है कि वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण कहा गया है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण जो थे वो कौन, शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। यानी कि जो वेदों की गद्य में रचना करते थे, पैराग्राफ में, उसकी उस चीज को क्या बोला गया, ब्राह्मण। सबसे प्राचीन ब्राह्मण कौन से है, शतपथ ब्राह्मण, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुनायक। इसकी रचना और अध्ययन जंगल में हुआ, ठीक है। इस अनुनायक बने भी जंगल में और इसका अध्ययन भी ज्यादातर जंगलों में ही किया गया। नेक्स्ट है विषय। विषय में क्या है, आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। यानी कि विषयों में क्या चीज बताया गया, आत्मा के बारे में बताया गया, परमात्मा क्या है, परमात्मा का जन्म और मृत्यु कैसे होता है, और व्यक्ति का पुनर्जन्म कैसे होता है, ये सारी चीजें किसमें बताई गई है, विषय में।
उपनिषद में क्या चीज आती है? उपनिषद का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? वेदों का अंत। और इसकी संख्या कितनी कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। और स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ये हमारे इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लोगन है, ये सत्यमेव जयते। ठीक है। और क्या चीज आती है? महाकाव्य। महाकाव्य क्या था? महाकाव्य में जो रामायण, आई होप ज्यादातर सुनी भी होगी, देखी भी होगी, कईयों ने देखनी भी चाहिए। रामायण ये सबसे प्राचीन थी, सबसे प्राचीन महाकाव्य है। और ये किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि जी ने। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत। ये भी एक महाकाव्य है, बट ये सबसे छोटा महाकाव्य, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा महाभारत है। ठीक है। महाभारत को किसने लिखा? ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा। और महाभारत को स्टूडेंट्स जय संहिता भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जय संहिता किसे कहा जाता है या महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर ये जय संहिता बनता है। इसका मतलब होता है कि विजय की किताब। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ 6 दर्शन हुए। क्या चीज है? पहला संख्या कपिल। संख्या कपिल में किसने, इसमें क्या चीज है? आरंभिक विचारधारा, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो थिंकिंग आती है, कोई भी काम करते हैं, जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं तो जो स्टार्टिंग में प्री हमारी थिंकिंग आती है, वो उस चीज को किसने दिया? संख्या कपिल ने। योग के कौन थे? योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि जी ने। न्याय के बारे में गौतम ने। पूर्व मीमांसा के बारे में जैमिनी ने। और उत्तर मीमांसा के बारे में बद्रायण ने। पूर्व मीमांसा वही चीज आती है, वर्क करने से पहले की जो थिंकिंग होती है, जो सेंसेस होती है हमारी, दैट इज जैमिनी ने दी। उत्तर मीमांसा जो बाद में ये चीजें रहती है, बद्रायण ने दी। वैशेषिक क्या है? उलक कनान ने। ठीक है। ये चीजें भी इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूर्व मीमांसा है जैमिनी का। नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्मृति। स्मृति में क्या है कि इसमें सामाजिक नियम बनाए गए। मनुस्मृति का संबंध जो था वो कानून के साथ था। स्मृति जितनी भी थी, स्मृतियों में सामाजिक, सोसाइटी में रहने के, सोसाइटी में वर्क करने के नियम बनाए गए। और इसमें से एक जो मनुस्मृति थी, इसका क्या संबंध था, कि किससे रिलेटेड थी? ये कानून से, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर से। ठीक है। नेक्स्ट है चरक संहिता। चरक संहिता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता, इसका संबंध चिकित्सा से। ठीक है, चिकित्सा से है। इसके लेखक कौन थे? चरक। जितना भी हमारा आयुर्वेदिक इलाज होता है, वो सारा का सारा डिफाइन किस में है? जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, वो सारा का सारा कहाँ है? इसमें चरक संहिता में। नेक्स्ट है, एक आ जाता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का एक और टाइप था। अनुलोम विवाह क्या है कि अगर उच्च वर्ग का पुरुष यदि निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करे, यानी कि अगर उच्च वर्ग यानी कि ऊंची कैटेगरी का जो पुरुष है, अगर वो लो कैटेगरी की किसी लेडी के साथ मैरिज करता है, तो ये मैरिज क्या कहलाती थी? अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होता है कि अगर यदि उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग से विवाह करे, अगर उच्च वर्ग की जो लेडी होती थी वो अगर लो कैटेगरी के किसी पर्सन के साथ शादी करती थी, तो वो क्या चीज होता था? वो कौन सा विवाह? प्रतिलोम विवाह। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में हमारा रहता है कि ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल तक वंश मंडल की बात की गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल में किसकी बात की गई है? वंश मंडल की बात की गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सारा टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझाएगा स्टूडेंट्स। फिर भी आप तक पीडीएफ इजीली पहुंच सके, मैंने इसके पीडीएफ लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे मैंने सेंड कर दिए। जिस किसी स्टूडेंट्स को भी ये पीडीएफ चाहिए, तो बच्चे आप वहाँ पे उस लिंक पे जाके तो आप वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सारा कुछ पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई किसी तरह के कोई कॉस्ट नहीं है। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।